इस बार पेपर आसान है। वापस आ जाएं, अगर लेंसेज का कोई एक्सपेरिमेंट मौजूद है और लेंसेज में हम उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या हमें ख्याल करना है कि क्या है क्या नहीं है, तो सबसे पहली चीज जैसे यूज अ डार्क एंड रूम। अगर हम एक ऐसे रूम में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा इल्यूमिनेशन है, तो हमारे पास जो लाइट सोर्स होगी, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि आपके पास फिलामेंट लैंप है, जो लैब में आपने कभी देखा होगा, फिलामेंट लैंप छोटा सा। अगर वो लैंप बहुत ही मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे जल रहा है और बाहर भी बहुत ज्यादा रोशनी है, तो क्या आपको वो जलता हुआ नजर आएगा? नहीं। तो इसलिए हम ये प्रेसिजन यूज करते हैं कि हमारे पास अंधेरे वाला कमरा हो, ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट पे भी हम सही ऑब्जर्वेशन ले चुके, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर ही लाइट मौजूद है। हम अंधेरे में काम करने को नहीं कह रहे कि आप अंधेरे में रे डायग्राम बनाना शुरू हो जाए। हम अंधेरे में काम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे अपने एक्सपेरिमेंट में लाइट सोर्स मौजूद है। ठीक है। एंड इट सेज अवॉइडिंग पैरेलल एरर, looking perpendicular to the ruler, object and lens at same height। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो आप दे सकते हैं। अगर आप नहीं याद कर पा रहे, इसे याद करना है आपने कि आपका लेंस और आपका ऑब्जेक्ट इरेगुलर हाइट्स पे नहीं होना चाहिए, इसका कोई इमेज ही नहीं बनेगा यहाँ पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट लेंस ऐसे है तो आपका ऑब्जेक्ट भी यही होना चाहिए, सेम हाइट पे होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और लेंस और स्क्रीन दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द बेंच। ऐसा ऑब्जेक्ट हो, ऐसा लेंस हो, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इमेज भी क्लियर हो, ऐसा नहीं हो सकता। इमेज अगर आपकी सही बात करें तो इन्वर्टेड होगा जब भी आप बनाएंगे। अच्छा, आप कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बनाते, हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। तो आप रियल इमेज बनाएंगे तो वो इन्वर्टेड होगा, यानी कि अगर आप रे डायग्राम बना रहे हैं तो आप इसका रिजल्ट हमेशा ऐसे देंगे, आप कभी भी ऐसे नहीं दे रहे होंगे। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो समझ जाएं कि आपने कोई गलती की है। और मैग्निफिकेशन इट डिपेंड्स कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी लोकेशन क्या है। अगर ये फोकल लेंथ पे है तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, अगर ये फोकल लेंथ से पहले है तो ये बिटवीन एफ एंड 2f आएगा, अगर ये फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये सारे केसेस आपने पढ़े थे, ये सारे केसेस आपको याद होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका लेंस वाला क्वेश्चन सही हो। क्या यही तो क्या डार्क एंड रूम, हाइट एंड हाइट मेंटेन करें, हाइट मेंटेन, आप एक्यूरेसी बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आप मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पेन्स 5 सेंटीमीटर से ज्यादा रखेंगे, शार्प पेंसिल यूज करेंगे, आप पैरेलल एरर को हमेशा हटाएंगे। आप उसके अलावा आप शार्पली फोकस्ड इमेज जो ये कह रहे हैं वो लेके आएंगे। इसके अलावा आप मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट करके एवरेज लेंगे, ये इंप्रूवमेंट हो जाएगी। आगे आ जाएं, आप ये कैसे चेक करते हैं कि रूल वर्टिकल है? तो प्रोट्रैक्टर से चेक कर सकते हैं, सेट स्क्वायर से भी चेक कर सकते हैं, प्लम लाइन से भी चेक करते हैं। तो होता है कि आपसे एंगल ड्रॉ करने के लिए थोड़ी कर नहीं, मगर एक तो वो कहते हैं कि भाई आप लेकिन अगर आप एक रूलर ऐसे सेलेक्ट कर लें, आपके पास दो सेट स्क्वायर्स होते हैं ना, एक होता है 45 डिग्रीज वाला, एक होता है 30 डिग्रीज वाला। ठीक है, जो 45 डिग्रीज वाला होता है वो इस तरह का होता है, जो 30-60 वाला होता है वो ऐसे होता है। जब आप 90 डिग्रीज की मेजरमेंट करते हैं तो आप इससे करते हैं। ठीक है, आप ये कैसे कर रहे होते हैं? आप फॉर एग्जांपल एक रूलर यूज करें एट द बेस, और आप इसकी एक साइड यहाँ रखेंगे ऐसे, क्योंकि इसमें ये वाला एंगल भी 45 है, ये वाला एंगल भी 45 है, तो दैट मीन्स कि ये क्या होगा। अब आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हाँ भाई ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी से फिर आप पैरेलल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है, दैट इज बिटवीन ए एंड बी। फिर आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है, दैट इज बिटवीन सी एंड डी। 90 डिग्रीज की बात नहीं है, वी आर ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस। क्यों, जरूरी तो नहीं है?
अच्छा, मैं इसे आंसर करूं। मैंने लाइन ऐसे बनाई, आप यूं कनेक्ट कर रहे हो ना, मैं तो यूं कनेक्ट करूंगा। अब आप पैरेलल लाइंस सेट स्क्वायर से कैसे बना सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों सेट स्क्वायर्स आप यूज कर सकते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास छोटे वाला सेट स्क्वायर होता है, आप उसको ऐसे रखेंगे कि उसकी जो बेस है वो यहाँ है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के साथ अलाइन हो। अब ये वाला एंगल इसमें 90 है, ये 45 है, ये 45, क्या आपने सेट कर लिया अपना। इससे आपने ए बी से लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब आपको इसी ग्रीन वाली लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करनी। अब इसके पैरेलल दूसरी लाइन कैसे ड्रॉ होगी, तो अब आप इसकी लोकेशन को कुछ भी नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रखेंगे, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। अब आपके पास जो 30, 60, 90 वाला सेट स्क्वायर है आप वो निकालेंगे, और उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको इसकी किसी भी एक पैरेलल साइड के साथ, इट डिपेंड्स कि आपको कहाँ पे काम करना है, आप वो अलाइन करेंगे इसके साथ। अब अगर आप यहाँ वाली साइड के साथ अलाइन करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप पैरेलल इस इलाके में बनाना चाहते हैं। आप यहाँ वाली लाइन के साथ अलाइन करना चाहते हैं, इसका मतलब आप इस इलाके में पैरेलल बनाना चाहते हैं। अब आपने क्या किया, आपको इनकी प्लेसमेंट समझ में आ गई, प्लेसमेंट समझ में आई है, दोबारा से देखें। सबसे पहले हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी बिटवीन ए बी। हमने जो छोटे वाला सेट स्क्वायर है, आसान अल्फाज में 90 वाला जो सेट स्क्वायर है, उसकी बेस रखी ए बी पे और हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अब वो उस जगह पे फिट है, वो वहां से नहीं हिल रहा, कहीं नहीं जा रहा वो। अब हमने क्या किया इसके बाद कि हमारे पास जो दूसरे वाला सेट स्क्वायर है, जो 30, 60, 90 वाला है, जो अलग से अवेलेबल होता है बड़ा सा, उसकी लॉन्गेस्ट साइड को किसी भी एक एज के साथ रखना है हमने अलाइन करके पुराने वाले सेट स्क्वायर। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे पकड़ के रखेंगे, ये कहीं नहीं जाएगा, ये अपनी लोकेशन पे फिट रहेगा, ये जरा सा भी नहीं हिलेगा। अब आप इसे स्लाइड करेंगे नीचे, ये ब्लैक वाला पोर्शन पकड़ के आप नीचे ला सकते हैं। तो अब आप जितनी मर्जी पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ये क्या है पैरेलल लाइन ड्रॉ क्यों, जैसे अब फॉर एग्जांपल इसके बाद अगर आप ये, क्योंकि अगर आपके हाथ में हो तो आप ये कर सकेंगे, ये नीचे आएगा तो ये ऐसे होगा ना, तो आप यहाँ पे भी तो दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकेंगे। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो अगर ये पूरे रास्ते में नहीं हिला। इज दिस क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूज हो रही होती है। सेट स्क्वायर मौजूद है तो ये मोस्ट एक्यूरेट है, 90 वाले से करना चाहते हो कर लो, मैं तो मना नहीं करता, मैं तो ये सिखा रहा हूं। ये समझ आई बात, एक होता है डायमीटर कैसे मेजर करते हैं, उसमें होता है ना बॉडी फर्स्ट पहले 45 वाला सेट स्क्वायर था, 45 वाला सेट स्क्वायर की जगह पे रहा, 30, 60 वाला सेट स्क्वायर यहाँ रखा। अब देखो इसे पकड़ के रखोगे और इसे पीछे ले जाओ, जब आप इसे पीछे लेके आओगे तो ये अपनी जगह पे ये नहीं हिलता, जब ये हिल नहीं रहा है तो ये वाली लाइन इसके साथ इंपॉर्टेंट है, जब ये वाली लाइन इसके साथ इंपॉर्टेंट है तो क्या होगा, तो अब आपके पास ये वाली लाइन जहां जहां भी चाहिए आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल लाइन के लिए स्केल रिकमेंडेड नहीं होता कभी, परपेंडिकुलर लाइन के लिए एक रूलर और एक 45 डिग्री वाला रिकमेंडेड होता। पता है क्यों, मैं एक मिनट बेटा वापस जमीन पे आ जाए, हम स्कूल में नहीं बैठे, पानी पी लें आपसे प्लीज, कोई मसला नहीं, सबका फायदा सबका वेबर है, ठीक है, सबका वेबर और सबका फायदा। हाँ अब आप सवाल करें बेटा, बोलो। इन्होंने कहा कि ये रूलर के साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं या रूलर और सेट स्क्वायर के साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ, तो फिर आप यहाँ पे रूलर रख लें, यानी कि ये जो दूसरा सेट स्क्वायर है आप इसे हटाएंगे, आप यहाँ पर रूलर रखेंगे, काम यही होगा। लेकिन रूलर को ग्रिप करना थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आप सेट स्क्वायर से करेंगे। अगर आप एक दफा सेट स्क्वायर के इस सेट से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आप जिंदगी भर हमेशा पैरेलल इसी से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये इतना जबरदस्त पेयर होता है कि ये अपनी जगह पे भी फिट रहता है और ये आराम से स्लाइड होता है। रूलर तो हमारे पास वो होता है ना रगड़े हुए, तो वेयर एंड टेयर वाला, उसकी जो बेस होती है वो खुद ही भी होती है, शुरू से टूटा हुआ वो,
ये तो लिखे जा सकते हैं। अब आते हैं कि इसने ईजान ने सवाल किया कि सर हम डायमीटर कैसे मेजर करेंगे। अगर हम डायमीटर मेजर करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है कि आप क्या यूज करेंगे, डायमीटर किसी भी चीज का मेजर करें। सूरज के अलावा बात हो रही है। एक मिनट रुक जाएं। सबसे पहली चीज ये है कि हम डायमीटर जब मेजर करेंगे तो अगर कोई छोटी सी चीज है, फॉर एग्जांपल वायर है, तो तुम इधर आओ, तो मैं यहाँ पे बुला रहा हूं तो तुमने कोई जुर्म किया हो, इधर आओ, शर्म आनी चाहिए। अब्दुल्ला एजाज पढ़ रहा है, शर्म आनी चाहिए। मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट पढ़ रहा है। बेटा ये क्लास है, जब तक मैं अपना पूरा नहीं कर लेता आपने जाने चले जाए, टेंशन नहीं। वैसे तो 5 बजे तक का फैसला किया था हमने। डायमीटर अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो वायर है, तो वी वुड बी यूजिंग अ स्क्रू गॉज, जिसे आप कहते हैं माइक्रोमीटर। लेकिन माइक्रोमीटर की जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो ये है कि इसकी रेंज बहुत कम होती है। ये ज्यादा से ज्यादा भी 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक की किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करेगा, उसके बाद आगे नहीं मेजर करेगा, क्योंकि जो उसके स्टड्स होते हैं, जो स्क्रूज होते हैं, वो ज्यादा आगे तक नहीं खुलता, वो थोड़े से। अब अगर हम किसी बड़ी चीज का डायमीटर मेजर करना चाहते हैं, जैसे कोई बॉल है या लेंस है या कोई और डिवाइस है, तो उसके लिए हम सेट स्क्वायर्स भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम कोई थ्रेड भी यूज कर सकते हैं, कोई इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर सिलेबस का पार्ट नहीं है। कैलिपर लिख सकते हैं, कैलिपर लिख सकते हैं, वर्नियर कैलिपर नहीं लिख सकते। अब देखिए बेटा, परेशान नहीं हो लड़के, मेरा बच्चा परेशान नहीं, सुन ले मेरी, सुन ले। अब दो चीजें हो गई। पहली चीज, अगर मैं थ्रेड यूज कर रहा हूं और मैं किसी भी चीज का डायमीटर मेजर कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, थ्रेड को रोल करेंगे ऑन दैट डिवाइस और थ्रेड के पेन से मार्क कर लेंगे कितना यूज हो रहा है, और फिर उस थ्रेड की लेंथ को मेजर करेंगे अक्रॉस, अक्रॉस व्हाट, अ रूलर, अक्रॉस अ रूलर। जी सर, सवाल। हाँ, आप सिर्फ ये चीज ऑब्टेन कर रहे हैं ना कि आप डायमीटर मेजर कर रहे हैं, तो आप डायमीटर जिस भी चीज का मेजर कर रहे होंगे वो सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट होगा। हम ऐसे तो नहीं कह रहे कि हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उठाया हुआ है जिसका डायमीटर कुछ ऐसा हो कि हम यहाँ से मेजर नहीं करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेजर करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, इसका डायमीटर मेजर करना, तो आप थ्रेड यहाँ से जाए या थ्रेड यहाँ से जाए, व्हाट्स द डिफरेंस? इधर हो गया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, पूरा स्क्वायर है ना। क्या हो गया यार, स्पेयर में कहीं पे कोई फर्क पड़ता है भाई? तो सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई सिलेंडर है, देखो आप सुनो, अगर आप सिलेंडर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक एहतियात करनी होगी कि आपका थ्रेड डायगनली पास ना हो उससे। देखिए मैंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सिलेंडर है, सर मैं स्पेयर को पूछ ही रहा। एक मिनट, बॉल 2D है, सिलेंडर है ना, ठीक है, फिर तो रूलर से भी हो जाएगा बेटा, क्योंकि अगर एक सर्कल का डायमीटर मेजर करना है तो फिर तो रूलर से आ जाएगा। दो एंड्स पे लाइन खींच के उसके डिस्टेंस। हाँ, हम तो 3D फिगर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल सिलेंडर की बात करें और हम इसका डायमीटर मेजर करें और आप थ्रेड यूज करें, तो आप थ्रेड को रोल करेंगे एक ही एक्सिस के ऊपर, आप उसको यूं नहीं लेके जाएंगे कि वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यूं जा रहा है, नीचे से जा रहा है। एक मिनट, एक चीज मैं बना जरा सही करता हूँ। आप इसी एंगल से मेजर करें और ये इसके पीछे भी जा रहा है सर, यानी कि ये डायगोनल नहीं है। आप यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर इसको अक्रॉस दी रूलर मेजर कर लेंगे। इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप इसको डायगोनली रोल करें, क्योंकि डायगोनली अगर आप रोल करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी और फिर डायमीटर इनएक्यूरेट आएगा। इसी सिलेंडर के डायमीटर को मेजर करने के लिए आप सेट स्क्वायर्स भी यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब कैसे सेट स्क्वायर्स यूज कर सकते हैं, आप सेट स्क्वायर्स पे दोनों रूल्स को इस तरह सेट करेंगे, नीचे रूलर होगा आपके पास, यहाँ पे अब आप कोई भी चीज रख दें जिसका डायमीटर मेजर करना है। ये बता दें, ये प्लैंक है, वुड का प्लैंक है, और ये दोनों 45 वाले सही भाई। एक वुड का प्लैंक 90 वाला वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसका तो एंगल यूं चला जाएगा। ये वुड का प्लैंक है, उन्होंने पूछा है हॉरिजॉन्टल है या स्पिरिट लेवल, या
डिफरेंट पॉइंट से हाइट मेजर करना, मतलब एक जगह से हाइट मेजर की मीटर ऊंचा। अगर हम किसी सर्किट में काम कर रहे हैं, करंट के हिसाब से डील कर रहे हैं बेटा, नो नॉइस, नो डिस्कशन एट ऑल। तो हमें कम करंट पे काम करना चाहिए, उससे हीटिंग इफेक्ट कम होगा। ज्यादा वोल्टेज पे काम करना चाहिए, कोई रेजिस्टर ऐड करना हो कभी भी तो लैंप ऐड कर दें, दैट इज मोस्ट रिकमेंडेड। बजाय इसके कि आप रियोस्टेट ऐड करें या आप लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर ऐड करें या आप थर्मिस्टर ऐड करें, रिकमेंडेड किया कि आपको लैंप ऐड कर दें। इसकी जस्टिफिकेशन देना आसान होती है। ऐसा अक्सर औकात देखा जाता है कि बच्चा लिख तो देता है कि एलडीआर ऐड कर दें, लेकिन फिर उसको वो गलत जस्टिफाई कर देता है। यानी कि किसी भी सर्किट में ऐड करना होगा हमने करंट को डिक्रीज करने के लिए, बच्चे कहते हैं कि एलडीआर ऐड कर दें या थर्मिस्टर ऐड कर दें। अब ये तो कर देते हैं जज्बात में आके एलडीआर या थर्मिस्टर ऐड, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एलडीआर के ऐड करने से अगर फॉर एग्जांपल लाइट डेंसिटी ज्यादा हो रही है तो अब क्या होगा, अब उसके रेजिस्टेंस को कम होना है और नहीं ज्यादा होना है, कम होना नहीं, ये इसी में बहस में उलझ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे एक सिंपल सा लैंप ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपके एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, चाहे लाइट ज्यादा हो चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो, क्योंकि लैंप अपने हिसाब से बिहेव करेगा, लैंप की अपनी फिक्स रेजिस्टेंस होगी, लैंप तो वेरी ही कर रहा होगा किसी भी हिसाब से। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो राइट एनी ओहमिक कंडक्टर, कोई भी ओहमिक कंडक्टर ऐड कर दें। उसके लिए आपको सिंबल क्या बनाना होगा, सिंपल डब्बा बनाना होगा, ये कोई भी रेजिस्टर होगा ओहमिक होगा। बल्ब लो टेम्परेचर तक तो ओहमिक होगा ना, और जब मैं बल्ब ऐड कर रहा हूं तो मैं ओहमिक की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक्सटर्नल लाइट और टेम्परेचर से लैंप के इफेक्ट के ऊपर नहीं आ रहा हूं। यानी कि अगर एक्सटर्नल लाइट चेंज हो गई तो लैंप के रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ रहा इसकी वजह से। इसी तरह से अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हो गया तो लैंप की रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, फिर आते हैं रेजिस्टेंस बढ़ा दें। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर लगा सकते हैं, सेम रेजिस्टर ऐड कर सकते हैं इन सीरीज, एम आई राइट? ये तो डिपेंडेंट है ना कि हम चेंज किसे कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये दे रहा हूँ कि अगर हीटिंग इफेक्ट हमें कम करना है तो हमें क्या करना होगा। फिर आते हैं, अगर हम कोई सर्कमफेरेंस जो मेजर करने की बात कर रहे थे अभी स्ट्रिंग से, तो उसमें हमें क्या क्या करना होगा, उसमें पैरेलक्स हमें जो है वो बचाना होगा। अगर हम पैरेलक्स लेके आ रहे हैं तो फिर कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा। डायगोनल वाइंडिंग का क्या मतलब था, जिस पॉइंट से शुरू किया है उस पॉइंट पे ही आके वापस खत्म होना चाहिए। अगर शुरू नीचे से किया है और ऊपर जा रहे हैं और इस तरह से मेजर कर रहे हैं तो डायगोनल गलत हो जाएगा। मोटे धागे से अगर आप डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो उस डायमीटर की रीडिंग इसलिए भी इनएक्यूरेट होगी क्योंकि वो धागे का अपना डायमीटर भी रोल प्ले कर रहा होगा। तो थिन सा बिल्कुल थ्रेड होना चाहिए ताकि आपका सर्कमफेरेंस एज एक्यूरेट एज पॉसिबल हो। किसका, ये तो डिपेंडेंट है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए मैं क्या मेजर करूंगा, नहीं तो जब हम स्ट्रिंग से डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो हमें किसी फॉर्मूला की क्या जरूरत है, सबसे पहला सवाल तो ये है। क्योंकि जब मैं एक स्ट्रिंग रोल करूंगा फजूल बात है ना। जब 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 हम ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ डायमीटर चाहिए तो हम जिस स्ट्रिंग को बांध रहे हैं उस स्ट्रिंग की लेंथ मेजर नहीं कर सकते। एक मिनट, किसका सर्कमफेरेंस हुआ, जो स्ट्रिंग आपके पास है, और वो एग्जैक्टली डायमीटर के ही बराबर होगा जिस सर्कल के आपने मेजर किया है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है मुझे समझाना। हाँ, अगर कोई वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन है चलो फिर डायमीटर इस्तेमाल करके 4/3 पाई आर क्यूब लगा सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। डिपेंड्स की शेप क्या है, इस तरह का तो कोई सवाल भी नहीं आएगा कभी भी। तो फिर रेडियस मेजर करो, रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, तो सर्कमफेरेंस ही डायमीटर होगा ना बेटा। यार ये बॉटल उठा, एक मिनट, असल में 3D और 2D का फर्क आ रहा है ना, जो कंफ्यूजन हो रही है। ये डिस्टेंस सर्कमफेरेंस है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यही है ना सर्कमफेरेंस, क्योंकि ये 3D है भाई, ये डायमीटर भी तो होगा। अगर धागा अलग कर रहा हूँ मैं, हाँ अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका जो सर्कमफेरेंस है वो डायमीटर अलग अलग हो। हाँ वो डिफरेंट केस है, मैं तो एक यूनिफॉर्म सिलेंडर की बात कर रहा हूँ।
कब से बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा सिलेंडर ले रहा हूँ जिसका सब कुछ सेम है। फिर आपने क्या किया, फिर आप वाली बात से फॉर्मूला यूज कर लें, सर्कमफेरेंस मेजर कर लें, सर्कमफेरेंस मेजर कर लिया आपने, सी आ गया आपके पास। अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सर्कल होगा हमेशा। हाउ इज सर्कमफेरेंस रिलेटेड टू डायमीटर, तो उसमें आर आएगा, फिर आर का फिर डबल करना पड़ेगा, पाई डी कर दें आप, ठीक है बिल्कुल सही। वो इसलिए कहते हैं कि वो रिपीटिंग आ जाए, बस रिपीटिंग होगा और कुछ भी। एग्जैक्टली, ये सोर्स ऑफ एरर हो गया। अगर थिन स्ट्रिंग होगा तो एरर मिनिमम होगा, थिनेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग, रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, अवॉइडिंग पैरेलल एक्सपेरिमेंट। तो आने उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, उसको किसी भी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। एक और तरीका पता है क्या हो सकता है, देखो एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है फिर मसला होगा। एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है का क्या मतलब है, एग्जैक्टली तो फिर आप एक दफा स्ट्रिंग से कर लें, एक दफा आप सेट स्क्वायर से कर लें भाई, एक दफा आप कैलिपर से कर लें। कैलिपर मैं बताना भूल गया था, इन्होंने कहा वर्नियर कैलिपर, कैलिपर एक अलग चीज है, वर्नियर कैलिपर एक अलग चीज है। आपको पता है ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऐसी चीज होती है जो कभी इस्तेमाल ही नहीं की, जिसमें दो सुइयां होती हैं, कैलिपर कहते हैं उसे। वो कहते हैं वो चुराने के लिए नहीं होती। वो जो कैलिपर होता है वो आप किसी भी मतलब किसी भी सर्कमफेरेंस को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक पेन यहाँ रखें, उसको रूलर पे रखें, उसको रूलर पे रख लें, डायमीटर आ जाएगा डायरेक्ट, ये चीजें हरकतें करने के लिए। तो आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स को रिपीटेडली यूज करके एक्यूरेट आंसर पे जा सकते हैं। वरना तो सबसे सिंपल इलाज ये कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट, टेक एवरेज, खत्म। थिनर स्ट्रिंग, पैरेलल वाइंडिंग हो गई बात। मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो हमने लैब में किया था, जो हुआ नहीं था। तो सबसे पहली चीज इसके जो प्रिकॉशंस आपने याद करने हैं वो क्या क्या है। मैग्नेट इज इन द सेम ओरिएंटेशन एज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। याद है सबसे पहले कंपास रख के नॉर्थ साउथ घूमते थे, जमीन का किधर, फिर टेबल को घुमाते थे, टेढ़ा मेढ़ा करते थे। जहाँ नॉर्थ अर्थ का होता था वहां अपने मैग्नेट का क्या रखते थे, साउथ, और जहाँ अर्थ का साउथ होता था वहां अपने मैग्नेट का क्या रखते थे, नॉर्थ। फिर कहते हैं when iron fillings are spread near magnet gently tap them to find the field। आप अगर आयरन फिलिंग्स को रख रहे हैं पेपर के ऊपर, एक मैंने आपको दिखाई थी प्लास्टिक की ग्रेड थी, उसमें हम जैसे ही मैग्नेट को स्प्रेड कर रहे थे वो आयरन फिलिंग्स खुद ही मिल रही थी, उसमें तो वो मोबाइल थी फ्रीली स्प्रेड थी। इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर पेपर पे पढ़ रहे हैं तो आप पेपर पे टैप कर सकते हैं, इससे आपकी एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। These are the techniques to make your experiment more accurate. Move center of the compass along the line of the magnet। आपका जो कंपास है जो आपने रखा हुआ है उसको आप पूरा घुमा फिरा के लेके जा रहे थे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही थी बार बार उसको लेके जा रहे थे आप। कभी कभार ऐसे होता है कि वो कंपास भी फंस जाता है, तो आप क्या करते हैं कंपास पे टैप करते हैं हल्का सा, ताकि कंपास अपने आप को थोड़ा सा अरेंज कर ले। शार्प पेंसिल यूज करेंगे और नीचे देख रहे होंगे, इधर उधर नजरें नहीं होनी चाहिए। अब आपके सवालात 5:15 हो रहे हैं, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, मुझे पेपर देना है और वो पेपर सॉल्व करेंगे। वेक्टर बहुत अच्छा सवाल किया, एटीपी में नहीं आएगा, वो पेपर 2 में आएगा, देख लें 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट। सबसे आसान तरीका बता दें क्या होगा। देखें अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया है 2 तरीके, एक है ट्राइंगुलर मेथड जिसे आप कहते हैं टिप टू टेल रूल, और एक होता है पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट कोई भी चीज हो जो वेक्टर हो, अगर आप ट्राइंगुलर मेथड यूज करते हैं मेरे ख्याल में ये ज्यादा रिकमेंडेड होना चाहिए, ज्यादा आसान है। इसमें आप क्या करते हैं, लेट से मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 2 फोर्सेस हैं, F1 एक मिनट, F1 वो है इस तरह से, ठीक है 5 न्यूटन, और F2 है मेरे पास वो है फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज पे, और वो है 6 न्यूटन। ये सवाल है, अभी फिलहाल ये मान लेते हैं, वरना सवाल ऐसे हो सकता है कि एक बस है जो इंक्लाइन प्लेन पे खड़ी है इस तरह से 30 डिग्रीज पे जा रही है, ये बताएं इसकी रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है, तो इसकी भी हम वर्किंग कर लेंगे बाद में।
अच्छा, अब ये आते हैं कि इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके हैं, एक ट्राइंगुलर मेथड से निकाल सकता है, एक पैरेललोग्राम से निकाल सकता है। तो सबसे पहले तो आपको स्केल चाहिए, दैट इज 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर ले लें। किसी एक से शुरू कर लें, F1 से शुरू करना है F1 से कर लें, F2 से शुरू करना है F2 से कर लें। F1 हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल ही पड़ा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा। तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें एक्स एक्सिस पे, जो भी इसकी लेंथ है उस हिसाब से आप इसको मेजर कर लें कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। इज दिस क्लियर? अब मैं ट्राइंगुलर मेथड पे जा रहा हूँ, तो सेकेंड वेक्टर इसके सर से बनेगा। ये है एक एहतियात बस, कि सेकेंड वेक्टर इसके हेड से ड्रॉ होगा, यानी कि सेकेंड वेक्टर की टिप इसके हेड पे होगी। तो दूसरे वाला ये, इसकी टिप पहले वाले के सर पे होगी, तभी आप इसे कहते हैं टिप टू टेल। तो सेकेंड वेक्टर अब बनाएंगे, तो वो पहली बात तो ये कि वो यहां से बनेगा, ये वो पॉइंट है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे मेजर करना है 30 डिग्री। वो कैसे मेजर होगा? थ्रू अ प्रोट्रैक्टर। कंपास रखा, प्रोट्रैक्टर रखा यहाँ पे, जीरो ये रहा, 30 डिग्री पे पॉइंट मार्क करा, पॉइंट मार्क कर लिया, प्रोट्रैक्टर हटा दिया। क्या तबियत खराब चल रही है, प्रोटेक्टिव क्यों रखा था? प्रोटेक्टिव क्यों रखा था? 30 डिग्री इसका हॉरिजॉन्टल में, ये वाला 30 समझ में आ गई बात? पक्की बात है, ये वाला 30 नजर आ रहा है 30, ठीक है। अब वापस आ जाए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर। ये वेक्टर बन गया 30 डिग्री पे 2। अब आपने इसका रिजल्टेंट ढूंढना, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? ये वाला और ये वाला कनेक्ट करेंगे, दिस वुड बी द रिजल्टेंट। इसको यूं बनाते हैं, इसकी लेंथ मेजर करेंगे, वो फोर्स होगी, और इसका एंगल मेजर कर ले एक्स एक्सिस से, वो डायरेक्शन। इसमें आप बेयरिंग भी दे सकते हैं, कितना है ये एंगल एक्स एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल से मतलब वो पैरेललोग्राम मेथड से बनाने की बात करो, दोनों के एंगल गिवन होंगे, तो एक ओरिजिन बना के शुरू कर लो। लेट्स से 1 मिनट, नहीं एमसीक्यूज में तो बड़ा सिंपल, अभी आते हैं एमसीक्यूज में, तो 1 मिनट में आ जाएगा। एमसीक्यूज का तो मसला ही नहीं, उसमें रिजल्टेंट आइडेंटिफाई करना तो फिंगर टिप्स की बात। F1 ले लेते हैं 6 न्यूटन 30 डिग्री, F2 ले लेते हैं 10 न्यूटन और 60 डिग्री। अब सवाल ये कि कोई भी पैरेलल नहीं, शुरू कहां से करें भाई? कहीं से भी कर ले शुरू। आप सबसे पहले बनाए अपना एक्सेस। अब आप किसकी बात करना चाहते हैं? पहले F1 बना लें, F1 बना लेते हैं पहले। तो 6 सेंटीमीटर 30 डिग्री, पहले आप प्रोट्रैक्टर यहाँ रखें, यहाँ 0 होगा, यहाँ कहीं 30 होगा, पॉइंट मार्क किया, इसे हटा लें। डू यू गेट दिस पार्ट? इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे मुझे कितने सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करनी है? 6 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करनी है, राइट फ्रॉम हियर टू 30 डिग्रीज। ये बन गई 6 सेंटीमीटर की लेंथ। F1 हो गया पूरा। अब F2 इसके सर से बनेगा, यानी कि अब आप जो दूसरा एक्सेस बनाने वाले हैं वो ये है। अब आप क्या करेंगे? अब आपको फिर से प्रोटेक्टर चाहिए, अब यहाँ पे प्रोटेक्टर रखें भाई आप। अब आपको 60 डिग्री मेजर करना है। अब आप ये देखें, ये 0 है, ये होगा 60, ठीक है। 60 मार्क कर लिया, इस प्रोटेक्टर को यहाँ से गायब कर दें, हटा दिया, ठीक है। अब इस पे कितने सेंटीमीटर की लेंथ बनेगी भाई? 10 सेंटीमीटर की। यहाँ से 10 सेंटीमीटर बना दी ऊपर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। हेड पे पहले 6 था, फिर 10 है, उसके हेड पे हॉरिजॉन्टल ही रखेंगे। सही है, समझ आ गई बात? देखिए इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है वो क्या होती है? ये वाली और ये वाली पैरेलल नहीं होती। दूसरी बात, ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे आपने मार्क किया 30 दूसरा 60 करते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है क्या। जब आप ये कहते हैं कि आप F2 मेथड यूज करते हैं,
तो आप बार बार नहीं काम कर रहा हूँ जो पहले वाला ग्राम मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है उसके रिजल्टेंट कोर्स हमेशा 2 हेड्स और 2 टेल्स ये होता है वो एमसीक्यू में पूछता है। मैं आपसे कहता हूँ, देखिए मैं आपसे कहता हूँ, सवाल देता हूँ मैं आपसे, 4 ऑप्शन है, मैं कहता हूँ भाई आप मुझे बताएं रिजल्टेंट कौन सा कहाँ है, किधर। एक फिगर बना लेते हैं ऐसे 5 4 1, एक बनाते हैं ऐसे 1 2 3, एक बनाते हैं ऐसे 2 3 4, और एक बना लेते हैं ऐसे, वो है हमारे पास लेट से यू, बल्कि यू, ठीक है। अब आप मुझे बताएं इसमें से रिजल्टेंट कौन सा सही है, क्या है क्या। तो मेरे लिए कोई वैल्यूज की कोई अहमियत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, ये सही है, बाकी सब गलत है। अच्छा किसी में आपको डी सी डी में ऑप्शन में नजर ही नहीं आ रहा कि 2 हेड्स और 2 टेल्स काम नहीं करें, वो तो साइकिल बना हुआ है। देखिए ऑप्शन बी सी डी, ना वैल्यूज चेक करनी है ना कुछ चेक करना, सिर्फ ये नजर आया अच्छा ये 2 टेल्स हैं ये 2 हेड है, तो भाई ये रिजल्टेंट है इसका। मुझे नहीं पता कैसे रिजल्टेंट ये खत्म, ना कैलकुलेट करना ना कुछ करना। क्या ऐसे ऑप्शन 2 कभी भी इस तरह के नहीं हो सकते यहाँ पे कि एक कम सही होगा एक ज्यादा सही होगा, नहीं नहीं एक सही होगा, यहाँ पे तीनों गलत होंगे एक सही होगा, बस रिजल्टेंट एक ही में बन रहा होगा। 2 हेड्स और 2 टेल्स जहां पे भी होंगे वो रिजल्टेंट होगा, और एमसीक्यूज में भी एक ही होगा। वो सिर्फ कंफ्यूज हो रहे होते हैं आप क्योंकि आप क्वेश्चन मल्टीपल अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, हमेशा एक ही होगा, ठीक है। तो अब आप पेपर ले लें और फिर आप जाए घर से कर लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन ये कर हाँ वो 15 दिन के बाद है जनरेशन वाली बात थी कि मैंने, वरना मैं आपको सबसे पहले तो एसी बंद करता, मैं मार्कर मांग रहा होता जो लेके नहीं आते, फिर उसके बाद हम कपड़ा मांगते जो दिन में दरेगा के पास होता, के लिए लड़ना होता। मेरे और देख ले को पढ़ाया डेट को नहीं पढ़ाया, ये 9 में होगी इसकी बात करना तो जाए, करना तो बताए तो पेपर आपके पास है, पेपर आपके पास फॉर एग्जाम्पल
हाँ ये आपने चार्जर तो नहीं निकाला था? ये चाहिए पूरे 14 तो कुछ नहीं चाहिए क्या वो मेरा जो तो मैं तुमका चाहिए था ट्यूब चाहिए था क्या तो मेरे पास वैल्यू कर सकते हो याद करना मैं जहाँ सुना हाँ मेरे पास क्यों साथ में बता ये तरह के तो ऑप्शन तुमने मुझे दिया जो
Yeah.